नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। यह है एनडीटीवी, मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पंजाब के राज्यपाल के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि विधानसभा सत्र वैध नहीं है। तो ये जो मामला है इसमें 19 से 20 जून के विधानसभा सत्र को वैध ठहराया गया है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित विधेयकों पर राज्यपाल को सत्र वैध होने के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के लिए पंजाब के राज्यपाल को फटकार यहां पर कोर्ट ने लगाई है। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आशीष, बताइए इस पूरे मामले के बारे में। जी देखिए, यहाँ पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 19-20 जून को एक सत्र आयोजित किया गया था सदन का, और स्पीकर ने कन्वीन किया था, और इसके बाद 7 विधेयक उसमें तैयार हुए थे और वो विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वो स्पीकर के पास भेजे गए लेकिन स्पीकर उन पर फैसला नहीं माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल के पास भेजे गए लेकिन राज्यपाल उन पर फैसला नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये वैध नहीं था ये, क्योंकि अप्रैल में सिनेडाइन हो गई थी और इसके बाद इस तरह से सदन आप नहीं बुला सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था। पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था राज्यपाल ऑफिस को, तो बड़ी टिप्पणियाँ की थी और कहा था कि राज्यपाल को ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, और जो वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है ये ध्यान में रखना चाहिए। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो राज्यपाल की तरफ से बताया गया कि एजी के पास कानूनी राय के लिए ये मुद्दा भेजा गया था कि क्या इस मामले को, इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए ना भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार राज्यपाल को लगाई और राज्यपाल को कहा कि वो आग से खेल रहे हैं इस तरीके से। देश हमारा जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संविधान से चलता है, और राज्यपाल कोई ये नहीं कह सकते कि सत्र वैध है या नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विधेयक उनके पास आए हैं, वो लौटा सकते हैं या वो पास कर सकते हैं, ये उनके पास संविधान के अधिकार है, और ये कभी वो नहीं कह सकते कि जो सदन स्पीकर ने बुलाया है वो किसी भी तरह से अवैध है या वो सही तरीके से नहीं बुलाया गया। ये कहने का अधिकार उनको कभी संविधान ने नहीं दिया है। बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की हैं, कहा है कि आग से खेल रहे हैं वो, और इसके बाद साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो पूरा जो सत्र था 19 और 20 जून का, वो पूरी तरह से वैध था, और जो भी विधेयक वहाँ पर पास हुए थे और जो राज्यपाल के पास है, उन्हें वो जो लंबित विधेयक है उन पर उनका निपटारा करे, उन पर फैसला करे, ये मानते हुए कि वैध पूरी तरह से वो सत्र था। और उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी उनको इस चीज़ पर जानना नहीं चाहिए कि कोई सत्र वैध है या नहीं है। सदन की जो कार्रवाई है उनको सीधे फैसला देना चाहिए। तो यहाँ बड़ी जीत पंजाब सरकार की हुई है, और एक बड़ी लक्ष्मण रेखा राज्यपाल और जो सदन है उसके बीच की, राज्यपाल और हम कहेंगे कि कैबिनेट जो राज्य की हैं उनके बीच में जो अधिकारों का जो दायरा है उसको एक बार फिर से नए सिरे से अच्छी तरह से स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर स्पष्ट कई सारी चीज़ें इसके बाद हो जानी चाहिए। यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि विधानसभा सत्र वैध नहीं है। इसके साथ कड़ी टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इस पर की गई है। आशीष, आप रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई प्रदूषण को लेकर, उस पर बात करेंगे आपसे। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी जो आपको हमने यहाँ पर बताई। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। यहाँ पर ऑड इवन लागू होने वाला था 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। अब यहाँ पर ऑड इवन जो था इसको टाल दिया गया है। बरसात और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, जिसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि दिवाली के बाद प्रदूषण की समीक्षा जो है वो की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसको लेकर जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से शुरू होने वाला ऑड इवन, 13 से 20 नवंबर तक जो ऑड इवन दिल्ली में चलना था उसको टाल दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है या ये मान रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑड इवन, क्या उसके चलते इसको टाला गया है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले का रिटन ऑर्डर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको स्टडी करके आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से रात से बारिश हुई है, क्योंकि ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर, सीरियस प्लस कैटेगरी में जब दिल्ली की AQI गया था, उसके बाद ऑड इवन को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया था। अभी जो रात से बारिश हुई है, इस समय जो AQI है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है
तो ऐसे में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि अभी जो 13 से 20 का था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करके और फिर आगे का निर्णय लेंगे। कृत्रिम बारिश पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी करिए, कोर्ट उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो उस पर क्या रहेगा अभी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमने कई पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सबमिशन रखा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का रिटेन ऑर्डर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है और रिटेन ऑर्डर की महत्ता अलग होती है, तो रिटेन ऑर्डर को एक बार आने के बाद फिर जो सबमिशन हमने किया था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आगे का एक्शन उसके हिसाब से बनाएंगे। बस एक आखिरी सवाल, जो ऐप बेस्ड टैक्सी है जो दिल्ली से बाहर की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको उस पर रोक लगाई जाए, उस पर क्या क्लैरिटी आ गई है? नहीं, वो अभी मैंने कहा ना कि जो ये सारे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे उस पर हमने वहाँ सबमिशन किया और उस पर रिटेन ऑर्डर आने के बाद ही हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। तो उसका मतलब यह है कि जब तक वो उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो टैक्सी चल सकती हैं? हाँ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आने के बाद उस पर जो क्लियरिटी आएगी उसके बाद ही हम उसके एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। शरद हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शरद, बारिश हुई, थोड़ी राहत तो यहाँ पर मिल गई, लेकिन ये जो राहत है, ये कदम कुछ उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए बारिश बार बार तो नहीं हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर प्रदूषण कम करना ही होगा, कोर्ट का इसको लेकर कहना है, और कैसे कम होगा ये सरकारें तय करें। तो दिल्ली सरकार अब क्या यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है, मौसम जब तक मेहरबान नहीं होगा तब तक, ऐसा पिछले कुछ सालों का अनुभव यही है कि कोई भी सरकार कुछ भी कर ले, बहुत ज़्यादा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इस समय पर जो हालात बन जाते हैं वो ये होते हैं कि एक तो हवा नहीं चल रही, ऊपर से तापमान गिर रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो दिल्ली का अपना होता है वो तो है ही, आसपास से भी और हो जाता है। तो सारा पोल्यूशन इकट्ठा होकर एक जगह जमा हो जाता है और बिल्कुल सांस लेने लायक स्थिति नहीं रहती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो हमें तब दिखाई देता है जब बरसात होती है। जैसे कल रात से बरसात हुई और उसकी वजह से हुआ ये है कि एक तो मौसम जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और न सिर्फ साफ नज़र आ रहा है बल्कि आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है कि कल जो औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 पहुंचा हुआ था वो 300 से भी नीचे आ गया है, 289 पर आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मौसम का ही ये असर हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मौसम जब तक बहुत मेहरबान नहीं होगा, सरकारें कुछ भी कर लें, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा कि सरकारों को काम करने की ज़रूरत है, और पराली जो है वो अभी भी जल रही है। बेशक सरकार ये कहती रहे कि पहले के मुकाबले कम पराली जल रही है, ठीक है, आंकड़े यही बता रहे हैं कम जल रही है, लेकिन वो जितनी जल रही है वो भी पोल्यूशन में एड अप कर रही है। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, और जब तक सरकारें नीति नहीं बनाएंगी, एक कॉन्सेंट्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा केंद्र का और सभी राज्य सरकारों का, दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का, जब तक मिलकर काम नहीं होगा, ये तय है कि वैसे भी कोई पोल्यूशन कम नहीं होगा। और अगर प्रदूषण कम होना है तो मौसम पर काफ़ी निर्भरता तो है ही, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है कम से कम वो काम तो किया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है, और यही जो है आम लोग भी चाहते हैं कि बेशक सरकारें ये कहती हैं हमने ये कदम उठाया और वो कदम उठाया, वो बिल्कुल उठाया है कदम, सब मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीर है जो इस साल दिखाई दे रही है वही पिछले साल थी, वही उससे पिछले साल थी, और चर्चा ये है कि अगले साल भी पूरी संभावना है कि तस्वीर ऐसी ही रहेगी जब तक कि कुछ नया निकाल के नहीं लाया जाएगा। ताबिश। बिल्कुल शरद, आप सही बात कही आपने। यहाँ पर जब सूरत हाल नहीं बदल रहे हैं तो फिर उन एफर्ट्स का क्या असर लोगों के लिए हो रहा है ज़मीन पर, अगर फिर भी प्रदूषण जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई इस पर हुई, वो भी आपको बताते हैं क्या कुछ वहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया। यहाँ पर दिल्ली NCR के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और प्रदूषण कम करने के लिए यहाँ पर सभी राज्य व्यवहारिक समाधान लेकर आए। ये कहा गया कोर्ट की तरफ से, हम लोगों को मरने देने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं अन्यथा उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा। ऑड इवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा 13%। बैठकें हो रही हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। पराली की आग रोकनी होगी, हमारे हस्तक्षेप करने के बाद ही चीज़ें क्यों आगे बढ़ती हैं। ये कड़ी टिप्पणियां भी कोर्ट की तरफ से यहाँ पर की गई हैं।
अब ये समस्या जो है बनी हुई है। अब अगली सुनवाई इस मामले में जो है कोर्ट में वो 21 तारीख को होनी है, लेकिन आज क्या कुछ और हुआ इस पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तमाम चीज़ें आज डिस्कस की गई, जो उपाय उठाए जाते रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं, किसको क्या करना चाहिए, क्या लबोलुआब रहा आज की इस सुनवाई का? जी, सबसे बड़ी बात थी कि दिल्ली सरकार बड़ी उम्मीद के साथ आई थी कि वो 2 साइंटिफिक सर्वे दिखाएगी और सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मान लेगा, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठा रहे थे और कहा था ये एक दिखावा टाइप लगता है, हमें नहीं लगता है ये योजना कभी सफल हुई है। तो दो सर्वे लेकर यहाँ पर आई थी और कहा कि ये सर्वे कहता है कि असर पड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अमिकस क्यूरी से पूछी अपराजिता सिंह से, तो उन्होंने कहा आंकड़े वही बताते हैं, वाहनों से जो प्रदूषण है वो 17% है, उस 17% में से 13% इम्पैक्ट इसका पड़ता है कुल मिलाकर। यानी पूरे 100 में से प्रदूषण में 17% इम्पैक्ट नहीं है, 17% में से 13% है। तो यानी कुल प्रदूषण में बहुत मामूली इससे गिरावट होती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी रिकॉर्ड की है। तो यानी साफ तौर पर दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका हम कहेंगे कि दिल्ली सरकार के जो पहला इवन ऑर्डर जब शुरू हुआ था तो देश के जो चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस CS ठाकुर, उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना पर सवाल उठाया कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने इसको छोड़ दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात जो आज की है वो ये की है कि तमाम सरकारों को ये कह दिया है कि जो चाहे करें, लेकिन प्रदूषण को रोकना होगा, ये उन्होंने कहा है। कल को आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम तो इस योजना को लाते तो प्रदूषण रुक जाता, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोक दिया। इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को भी कहा है कि जो चाहे वो करिए, पंजाब सरकार को भी कहा है जो करिए, केंद्र सरकार को भी कहा है, और बाकी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी कहा है, और कहा है हल निकलना चाहिए, पराली जलाने से तुरंत रोको, पराली को निपटाने के लिए, इसको निपटने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना लाइए या जुर्माना योजना लाइए, कुछ भी लाइए, सरकार लाए। उन्होंने कहा है कि साल दर साल बीत रहे हैं, बैठकों पर बैठक हो रही हैं, कमीशन पर कमीशन बन रहे हैं, रिपोर्टों पर रिपोर्ट बन रही है, लेकिन ज़मीन पर हालात वो के वो बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब समझ रहा है कि 7 साल लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद, आयोग बनाने के बाद, कमीशन बनाने के बाद, इसलिए तमाम चीज़ें बनाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। इसका मतलब अब वो कदम उठाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकारों को कदम उठाना होगा, क्योंकि केंद्र ये नीतिगत फैसले हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, हम कहेंगे कि जहाँ पर ऐसे मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ रहा है, जहाँ पर देश के इतने लोगों के पिटीशन अभी पेंडिंग है। तो ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि खुद करिए, जहाँ मदद की जरूरत हो हमें बताइए। जी, शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर उपाय करने के लिए कहा गया है, जो कैसे अब ये रोका जाएगा ये सरकारों को तय करना है, जाहिर है, तो इस पर जो है वो कदम उठाए जाएं जो ज़रूरी यहाँ पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आप जानते हैं पराली की एक बड़ा योगदान माना जाता है प्रदूषण में, बड़ा हिस्सा माना जाता है कि पराली की वजह से प्रदूषण जो है वो होता है। तो इसकी बात करते हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले जो हैं उसमें आप देखिए 68% की गिरावट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि पराली जलाने के मामलों में ये गिरावट जो है वो कल दर्ज की गई है, जिसमें 600 से ज़्यादा मामले आए हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या 2003 थी। फिलहाल पंजाब में पराली जलाने के 23,600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिला अधिकारियों को भगवंत मान सरकार ने फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया है, और सरकार ने जिला अधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर FIR करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर जो लोग पराली जला रहे हैं, अब भी इतने सब के बाद भी उन पर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात भी सरकार कह रही है, और यहाँ पर जिला अधिकारियों को यहाँ पर जो हालात हैं उस पर नज़र रखने के लिए जो सरकार है वहाँ पर भगवंत मान सरकार, उन्होंने कहा है कि वो सक्रिय रहें। उनको आदेश इस तरह के दिए गए हैं, और सरकार ने जिला अधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर FIR का आदेश दिया है। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, पराली को लेकर तो कई सारे उपाय करने की जो है बात कही जाती रही है, आम आदमी पार्टी इसके लिए सुझाव देती रही है, तो फिर सूरत-ए-हाल क्यों नहीं बदल रहे हैं? ज़मीन पर क्यों यहाँ पर जलानी पड़ रही है पराली किसानों को, और यहाँ पर क्यों FIR तक करने की नौबत आ रही है?
जी देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द बहुत खबरों में यूज हो रहा है आजकल, पॉलिटिकल विल, की राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप पराली से या प्रदूषण से सारे भारतवर्ष को, सारे देश को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसानों को कुछ ऑल्टरनेटिव दें। आज सरकार ने भी कह दिया कि एफआईआर वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार करेंगे फिर हटा लेंगे। और जो एफआईआर पंजाब में हुई भी है, ये भी 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग थी जिसमें सब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी पंजाब सरकार को लेके, तो धड़ाधड़ 2 दिन में जो है 200 से ज्यादा एफआईआर कर दी गई। उन एफआईआर में किसानों का नाम नहीं लिखा हुआ, जो कहते हैं अनआइडेंटिफाइड करके, वो एफआईआर में भी वो नाम है। लेकिन इसका असर कुछ होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं कि इसका उपाय क्या है, आप फैक्ट्री लगा दें या किसानों को बताएं कि कैसे पराली आपके आमदनी का स्रोत बन सकता है, उन सब चीजों पे जनवरी से लेके सितंबर तक कोई काम नहीं होता। सितंबर अक्टूबर में मीटिंग शुरू हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी नवंबर में हर बार बात करती है। और आपको ये भी बताता चलूं कि 2019 में जब बहुत ज्यादा आग लगी थी और उस वक्त पहली बार एक्यूआई हो रहा था पूरे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नवंबर के ही महीने में एक आदेश जारी किया था कि 2,500 रुपए आप प्रति एकड़ किसानों को दें, और पंजाब सरकार ने वो दिए भी थे। लेकिन नवंबर के महीने में ऑर्डर आने का मतलब ये होता है ताबिश की जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है चावल के फसल की, वो ऑलमोस्ट 60-70% दोनों राज्यों में हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ये सब ऑर्डर लेके आते हैं तो आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि किसने पराली जलाया, किसने नहीं जलाया। अगर आप सीजन के पहले ही पैसे हाथ में दे दें या मशीन को मुफ्त मुहैया करा दें तो भी हो सकता है जाकर इस मसले से निजात मिले। सरकार और आज के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप देखें तो उसमें बड़ी एम्बिग्यूअस बात है। आप आग को रोकें, कैसे रोकें? तो पैडी या चावल की खेती है, उससे किसी दूसरे अनाज की तरफ आप जाएं उगाने के लिए, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होने वाला। क्योंकि जो दूसरा अनाज आप लगाएंगे भी, पंजाब के किसान चावल क्यों उगाते हैं? क्योंकि उस पर एक अश्योर्ड इनकम मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं। बाकी किसी फसल पे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता भी है तो उसको सरकार खरीदती नहीं है। इस चावल की खेती में ये होता है कि अश्योर्ड इनकम है कि सरकार खरीदेगी, तो इसका सबसे बेहतर उपाय या तो ये है कि आप चावल हटा के किसी दूसरे अनाज की तरफ ले जाएं तो इनकम अश्योर्ड करें। और दूसरी सबसे अहम बात है कि पिछले इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आपने पंजाब में इतनी मशीनें लगा दी हैं, ट्रैक्टर के ऊपर लगने वाली मशीन, खेतों में चलने वाली मशीन, फिर उन मशीनों का क्या होगा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी ये सुझाव दे रही है कि चावल हटा के दूसरी फसल की खेती की जाए तो उन मशीनों का क्या होगा? उस पर लाखों करोड़ों खर्च हुए हैं। तो बड़ा अनएम्बिगुअस सा सिचुएशन बन गया है कि इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि आप किसानों से बातचीत करें। वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स यूनियन है यहाँ पर, तो उन यूनियन वालों के साथ बैठ के चर्चा करके करें तो शायद कुछ हल निकल पाए। बिल्कुल, हल निकल जाना चाहिए था अभी तक गजाली, क्योंकि अब इतने साल यहाँ पर हो गए हैं इस समस्या को लेकर। पराली की चर्चा इतनी बार होती रही है, इतने कदम उठाने की बात की जाती रही है, लेकिन अब भी जाहिर है अगर यहाँ पर पराली जल रही है तो किसानों के भी अपने यहाँ पर इसको लेकर कुछ कंसर्न होंगे। बहुत शुक्रिया आपका गजाली इस सब जानकारी के लिए। तो प्रदूषण एक बार फिर से समस्या है और सर्दियों के मौसम में कैसे इससे निजात जो है वो मिले, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब भी बना हुआ है। अब खबर जयपुर से। जयपुर में गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकरों पर आयकर विभाग के छापे हुए हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर काले धन जमा होने की जानकारी जो है वो थी। आयकर अधिकारी आज कई अति संवेदनशील लॉकरों को तोड़ने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो है हुई और अति संवेदनशील लॉकरों में बड़ी मात्रा में यहां पर सोना जो है वो भरा हो सकता है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के वरिष्ठ अधिकारी गणपति प्लाजा पहुंचे हैं। यहां से ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुबारक खान दे रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं जहां आज आईटी विभाग की कार्रवाई हुई है। रोयरा सेफ्टी जो वॉलेट्स है उनके यहाँ ये कार्रवाई, जो लोकर्स है 2 लोकर्स तोड़े गए। पहले लोकर से करीब 7.5 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। उसके बाद ये दूसरा लोकर है जिसमें भारी संख्या में यहाँ जो है कैश बरामद किया गया है। हालांकि अब तक जो है कैश की गिनती पूरी नहीं हुई है। कैश करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है और लगभग 250 से 300 ग्राम सोना भी इस लोकर से बरामद किया गया है। और आपको बता दें, जो सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने बीते दिनों यहाँ जो रोयरा सेफ्टी जो वॉलेट्स है इसके ऊपर आरोप लगाए थे कि कई संदिग्ध लोकर से, जिसमें कई नामी ग्रामी लोगों के यहाँ लोकर से जो कि काला धन या पेपर लीक से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, उन लोगों के ये लोकर से। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे थे, उन लोकर्स की अब जब जो जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद भारी संख्या में कैश ये जो लोकर्स हैं उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नोटों की गिनती आप देख सकते हैं।
सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है नोटों की गिनती की जा रही है। जो गोल्ड है वो भी टेबल पर रखा हुआ है। एक लॉकर से 7.5 लाख जो रुपए हैं वो बरामद किए गए। उसके बाद ये भारी संख्या में दूसरा जो लॉकर है उसने भी कई राज यहाँ खोले हैं। हालांकि अब तक किनके ये लॉकर से उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे पेपर लीक और काले धन से जुड़े जो आरोप थे उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं जांच तेज हो सकती है। आयकर विभाग लगातार यहाँ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब देखना होगा किस तरह सरकार को, जहां भाजपा लगातार आरोप लगा रही थी पेपर लीक और काले धन को लेकर, वो जांच अब कहां तक जाती है और किन जो जांच है उस जांच के शिकंजे में किन कुछ जो लोग हैं उनके नाम सामने आते हैं। मुबारक खान, NDTV, जयपुर। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर घिरी महुआ मोइत्रा पर उनकी पार्टी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलने से बचती आ रही है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से अपनी सांसद के समर्थन में खड़ी दिखती है। इनमें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उनका मानना है कि महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। टीएमसी महुआ मोइत्रा से पल्ला नहीं झाड़ना चाहती क्योंकि इससे कांग्रेस और लेफ्ट इसे मुद्दा बनाकर उस पर हमले कर सकती है और टीएमसी पर बीजेपी के प्रति नरम होने का आरोप लगा सकती है। टीएमसी का कहना है कि अगर एथिक्स कमेटी के पास कुछ भी ठोस नहीं है और अगर ये जांच का विषय है तो फिर महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है और एथिक्स कमेटी ने एक चीज, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। मुझे भी 4 साल से ये बुला रहा है, पूछताछ कर रहा है, अलग अलग केसेस में अटैक कर रहे हैं। एक में कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे में अटैक कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो तीसरे में अटैक कर रहे हैं। वो इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित किया गया था। इस कैफे का संचालन एक एनजीओ द्वारा किया जा रहा है जो देश भर में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। हम इस समय मिट्टी कैफे में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत इसकी हो चुकी है और सारा स्टाफ हम देखेंगे कि यहाँ पर है। इन्हीं लोगों में से शेफ भी हैं, इन्हीं लोगों में से सर्विस करने वाले भी हैं और काफ़ी बड़ी ये एक घटना हम इसको कहेंगे, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में जहाँ पर लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। वहाँ पर एक ऐसा इंतज़ाम किया गया है जिसने एक इतिहास रचा है आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सारे यहाँ पर जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और स्वामी भी यहाँ पर है जिन्होंने चीफ जस्टिस को सबसे पहले उनका स्वागत किया था। स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे आप? बोलना चाहेंगे? Magic of ability, welcome to Mitti Cafe, and today be happy to myself. But today all disabled handicaps is coming. Mitti Cafe opening, and thank you. तो ये काफ़ी एक बड़ी घटना है। हम आपको चाहेंगे कि आप यहाँ पर स्टाफ को देखें किस तरीके से जो है ये स्टाफ है और ये हमारे शेफ क्या क्या बनाते हैं? हाय सर, नमस्ते। ना हम बनाते हैं चिली पनीर सैंडविच, मुंबई मसाला सैंडविच, चटनी चीज सैंडविच, मैगी बनाते हैं सर। वेज मैगी सारी चीज़ें आप रोज बनाएंगे यहाँ खिलाएंगे? बनाएंगे सर, बना के खिलाएंगे सर। हमारा बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पर, जज भी आएंगे और बहुत बड़े बड़े वकील भी आएंगे। बना के देगा सर। आम का स्पेशल है सर, मिट्टी स्पेशल चाय सर, कूलर में देता है। वो पी ले सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है। और ये इनकी पत्नी है। आप थोड़ा इधर आइए, रूपा। और हमारा ये यूरेन ये है सर।
हीरोइन है। हीरोइन है। आप क्या क्या बनाते हैं या सब कुछ इनसे ही बनवाते हैं? हम वड़ा पाव, छोला भटूरे, पनीर भुर्जी, रैप और पनीर परोठा, आलू परोठा बनाएंगे। और इनसे क्या बनवाते हैं? इनसे क्या बनवाते हैं? उसको परोठा बनाते हैं। कितने साल से आप लोग शादीशुदा हैं? हम 7 साल से हो गए सर इधर। 7 साल हो गया? 7 साल सर, शादी हुए के 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। बहुत हमारा शादी भी मिट्टी कैफे किया है। मैडम। अच्छा, मिट्टी कैफे में शादी हुआ? सर बहुत बढ़िया। इनसे काम आपने सिखाया होगा इनको, पराठा वराठा बनाना सब? नहीं सर, पहले से आता है इनको? वो लोगों को नहीं आता सर। तो आप दोनों मिट्टी कैफे में ही मिले पहली बार? हाँ सर। बहुत अच्छा। और ये कैरोलिन है, ये साइन का इशारा सिर्फ कर सकती हैं। जरा आप पहले ना हमें समझाइए क्या बताना चाहती हैं, कुछ बोल रही हैं। ये अपना नाम बता रही है कि इनका नाम है कैरोलिन जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर जब इतने बड़े बड़े लोग आए, जज आए, सब लोग आए? इसका मतलब दिल बहुत बड़ा हो गया दिल है। बहुत बड़ा हो गया और ये देखिए कि उसको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मिला। जो जस्टिस चंद्रचूड़ आए, उनसे बात किए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो बोल रही है कि वो पैसा कमा रही है, कि वो खुद के लिए नहीं कमा रही है। मतलब वो खुद के लिए नहीं कमा रही है, उसको वही पैसे से लोगों को हेल्प करना है, इस लड़की को। बहुत ज्यादा इनके मतलब ये खुद पैसा नहीं कमा रही हैं, ये लोगों को हेल्प करना चाहती है, अपने जैसे लोगों को। अब हाँ, वो हेल्प करना चाहती है। उसका जीवन का यही उद्देश्य है, वो कमाए और लोगों को वो हेल्प करे। ये लड़की कैरोलिन। सो नाइस ऑफ यू। ये एक ऐसी घटना है, सुप्रीम कोर्ट में हमने बहुत लोगों को हंसते हुए देखा है, बहुत लोगों को रोते हुए जाते हुए देखा है, बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है जिनको समझ में नहीं आया कि फैसला उनके पक्ष में है कि उनके खिलाफ है, तो वो बाहर जाके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुछ यहाँ ये घटना हुई है, इतने साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये घटना अपने आप में हम ये कहेंगे कि ये अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला, सब लोग जज बैठे, गाना गाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना के हम आज यहाँ पर साक्षी हुए हैं, ये सबके लिए अच्छी बात है। और मैं अभी देख रहा था कि चीफ जस्टिस सबको जाते हुए कहते हुए जा रहे थे कि यू गो टू मिट्टी कैफे। इवन सॉलिसिटर जनरल से मिले तुषार मेहता से, उनसे भी कहा हाउ आर यू सॉलिसिटर जनरल, यू मस्ट गो टू मिट्टी कैफे। तो ये सपोर्ट जो आपको मिला है आज, इस सपोर्ट को आप कैसे देखते? उनका दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत ही हम्बल है वो। तो आज जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक मिट्टी कैफ़े है, जिनको जो चलाने वाले हैं उनको फिजिकल, इंटेलेक्चुअल या साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज़ है, ये सिर्फ ये एक मिट्टी कैफ़े के बारे में नहीं है। हम मतलब जो एपेक्स जस्टिस इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिन्होंने हमें एक जगह दिया है, इससे हम लोग बहुत जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं पूरे विश्व भर में कि अगर हम लोग प्रगति का बात करते, डेवलपमेंट का बात करते, डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट हो सकता है अगर वो सबको साथ लेके डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका शुरुआत आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, वो आपने कैरोलिन से बात किया, रूपा भैरप्पा से बात किया, तौफीर हमारे लिए सबसे बढ़िया ब्राउनीज़ बनाते हैं। और इसका एक सपना है ये लड़के का कि वो हर महीने अपना पैसा जोड़ता है कि एक दिन वो और उसके जो पिता है अपना घर बनाएंगे। हर महीना ये पैसा जोड़ता है। सब लोग कुछ ना कोई सपना यहाँ पे देखे हुए। आपको भी मैं देख रहा था, गाना जो आप गा रहे थे तो लीड कर रहे थे सबको। यस सर। तो आपको क्या लग रहा है, अब सपने पूरे होंगे आपके? यस सर, जरूर होंगे। तो ये पूरी टीम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और इस टीम के बहुत सारे लोग और भी हैं जो मैनेजर हैं। जी, उनकी मैनेजर जो हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं। ये निकी हैं, ये यहाँ पर मैनेजर हैं। आपको कुछ कहना, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी सर, माय नेम इज़ निक्की और मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला। मतलब इतने अच्छे लोग हैं और मेरे साथ मतलब जो काम करते हैं, एलिना मैम है, स्वाति मैम है, और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, मतलब विल्फ्रेड सर, आयशा मैम, सारे इतने हेल्पफुल हैं। और कोई भी दिक्कत होती है इनसे एक बार बस बोलना होता है, ये सारी दिक्कतों का हल निकाल देते हैं। और मुझे ये तो अभी हल निकाल देंगे, लेकिन यहाँ बहुत बड़े वकील आते हैं और कुछ भी होता है तो वो कहते हैं कॉल द मैनेजर। तो उस बात के लिए आप तैयार रहिएगा पूजा। और इसे तो ये एक घटना है जो बहुत बड़ी है, और हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स भी हम चाहेंगे उनसे बात करें।
आप अपना नाम बताइए अपना। जी आई एम मोहिनी प्रिया जी। एंड आप यहाँ पर आए हैं, मैं कैसा आई आपको? हूँ। क्योंकि इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इन कोर्ट नंबर 1 दैट दिस इज़ एन इनिशिएटिव वेयर ऑल द पीपल आर स्पेशल नीड्स पीपल, एंड आई थिंक वी शुड ऑल प्रमोट दिस। इट इज़ अ वंडरफुल एंड द केक इज अमेजिंग। शेफ भी सामने खड़े हैं। हु इज द शेफ? आई नीड टू हस्बैंड वाइफ। Oh, this is too good. Congratulations. And we'll promote it as much as we can. तो ये एक घटना हुई है जिसके साक्षी सब लोग बने हैं, हम भी बने हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे एनडीटीवी के परिवार के जितने दर्शक हैं वो भी एक इस ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और एक ऐसी घटना जो सबके मनों को, सबके दिलों को सुकून देती है, उस घटने के साक्षी बने। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी। अब बात दिवाली की तैयारियों की करते हैं। अयोध्या नगरी सज चुकी है और कल यानी छोटी दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। यहां इस बार रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। हर साल दिए जलाने का नया रिकॉर्ड यहां पर बन रहा है। खुद मुख्यमंत्री सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलता है और लोगों की भीड़ यहां पर इसके लिए पहुंच गई है। बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन यहां पर किया जाता है। तो हर बार की तरह इस बार भी दिवाली की तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। दीपोत्सव से पहले किस तरह के इंतज़ाम यहां पर किए जा रहे हैं वो आप देखिए। ख़ास तरह का लाइट एंड साउंड शो भी यहां पर होता है और दिए जो जलाए जाते हैं उससे तो पूरा शहर जगमग होता ही है। तो इस बार भी हर बार की तरह जो दीपोत्सव यहां पर होना है उसके लिए रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले से ही तैयारी जो करनी पड़ती है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसे ही इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं और इस बार भी आपको ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या पहुंचे हमारे सहयोगी तनिष्क ने स्थानीय लोगों के साथ दीपोत्सव को लेकर यहाँ पर चाय पर चर्चा की। अयोध्या का एक बहुत ही उच्च स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही मेगा बदलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं जगह जगह खुदी हुई हैं क्योंकि सब कुछ जो है तैयारी हो रही है जनवरी में राम मंदिर के इनॉग्रेशन की। अभी आने वाला कल दीपोत्सव है, यहाँ पे 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में पूरा मेगा सेलिब्रेशन, पूरा का पूरा दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल जो ये इवेंट बन रहा है, इसमें लोकल लोगों का क्या कहना है अयोध्या के, कि यहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है। तो हम यहाँ पे चाय पे चर्चा पर आए हैं और यहाँ पे सब लोग चाय बांटी जा रही है। यहाँ पे गली नुक्कड़ पर चाय पे जो चर्चा होती है, देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है और ऐसे ऐसे हल निकाले जाते हैं। तो वही हम बात करने आए हैं चाय को लेकर, और मैं भी एक छोटी सी चाय ले लूँगा इसी बात पे। तो आप सब लोग को कितना टाइम हो गया अयोध्या में? मेरी तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 पीढ़ियां बीत गई। अच्छा। मेरे पास में कम से कम 500-600 साल का रिकॉर्ड है कि हम लोग की पुश्तें यहाँ रह रही। अच्छा। अगर मैं आप सब लोग काफ़ी पीढ़ियों से आप लोग अयोध्या के रेजिडेंट है यहाँ पर, है ना? आप लोग अयोध्या में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं ना, तो आपसे अच्छा अयोध्या को कौन ही जानता होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं आप सबसे पूछूं एक एक लाइन में अयोध्या का आपके लिए क्या मतलब है, एक लाइन में 4 से 5 शब्द। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, ये पूरे देश के लिए गौरव है। आपके साथ अयोध्या बहुत सज चुकी है, अयोध्या बहुत अच्छी इस समय हो गई है, पिछले से काफ़ी बेहतर हो गया इस समय। आपके हिसाब से क्या मतलब है? अयोध्या बना तो रहे हैं लेकिन यहाँ की साधुता और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा। आपके हिसाब से? अयोध्या हम लोगों के तन मन में बसी हुई है, अयोध्या के बिना जीने की कल्पना करना बेकार। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी अयोध्या देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बहुत पवित्र स्थल है।
और हम लोग चाहते हैं जैसे शुरू से मिलजुल कर रहते हैं, आज भी हम लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अगर विकास अयोध्या का ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का विनाश ना करें। उनको अगर उजाड़ रहे हैं तो उनको कहीं विस्थापित करें ताकि उनके परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं और विकास भी सभी का हो रहा है ना। ये यहाँ की अयोध्या के लोगों से हमने बातचीत करी, उनके मन की बात जानी, चाय के ऊपर उनका क्या कहना है, उनकी क्या फीलिंग्स है पूरे जो मेगा डेवलपमेंट हो रहा है और राम मंदिर का जो जनवरी में इनॉग्रेशन होगा। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।